आइए आपको दिखाते हैं 10 बड़ी बातें जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से कही हैं, क्योंकि उन्होंने हर मुद्दे का जिक्र अलग अलग वक्त पर किया। हालांकि उन्होंने कुछ मुल्कों की विस्तारवादी नीति को कैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने धराशायी किया, उससे शुरुआत करते हुए बलिदान को सबके धन्यवाद कहा। संप्रभुता को चुनौती मिली तो करारा जवाब दिया जाएगा। ये बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा, लद्दाख में दुनिया ने देखा क्या कर सकते हैं हम, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तीसरे में देखिए, 3 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है, तेजी से चल रहा है, ये प्रधानमंत्री ने आज इस मंच से कहा। बड़े पैमाने पर वैक्सीन उत्पादन का खाका पहले से ही तैयार कर लिया गया है। 5, मिसाइलों से लेकर हल्के युद्ध के विमान खुद बनाएंगे, तेजस का उन्होंने जिक्र किया। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आज से हम शुरू करेंगे। 7वीं बात, कश्मीर को विकास के नए दौर में पहुंचाया। उन्होंने खास तौर पर सरपंचों का भी जिक्र किया और कहा किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है। 8वां, आधारभूत ढांचे पर अब सबसे ज्यादा जोर होगा सरकार का। सदियों पुराना विवाद सुलझा, मंदिर भूमि पूजन, इसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। अयोध्या का जिक्र किया। देश के 10 जिलों में विकास का नया प्लान। उन्होंने ऑप्टिक फाइबर से लेकर, हम आपको दिखा रहे हैं, 2014 में 65 मिनट का भाषण दिया था, 15 में 86 मिनट का, उसके बाद 94 के करीब, और 2017 में 57, 82 और 2019 में 92 मिनट का पिछली बार भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस बार 86 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। कहने को बहुत कुछ है और हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए। क्या स्ट्रेट ड्राइव मार रहे थे? क्योंकि खुलकर हर मुद्दे पर वो बोल रहे थे। अनुराग भदौरिया जी, प्रधानमंत्री ने चीन से लेकर पाकिस्तान, एलएसी एलओसी के जरिए, जनरल प्रसाद कह रहे हैं, उन्होंने सबको जवाब दिया। और राम मंदिर का नाम लेने वाले शायद इस मंच से पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कहा कि यह विवाद सुलझा और निर्माण मंदिर का शुरू हुआ। अनुराग भदौरिया जी। सबसे पहले हमारी तरफ से सभी को 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं तो बस एक ही बात कहूंगा कि जब भी मैं लाल किले की प्राचीर से किसी भी प्रधानमंत्री को बोलता हुआ देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि हम आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। बचपन से जब भी मैं सुबह झंडा फहराते हुए किसी भी प्रधानमंत्री को देखता हूँ तो अच्छा लगता है। लेकिन आज जब मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, आपने राम जन्मभूमि का जिक्र किया। वो उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की या किसी व्यक्ति की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है। न्यायपालिका ने बोला कि वहां मंदिर बनेगा तो मंदिर बन रहा है। अगर कोई कहता है कि हमने बनवा दिया तो ये हमें लगता है न्यायपालिका का अपमान होगा। न्यायपालिका ने बोला था, देश के सभी लोगों ने उसको माना भी। दूसरी चीज, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे पड़ोसी देश की बात, आप बता दीजिए किस पड़ोसी देश से हमारे रिश्ते अच्छे हैं आज की डेट में कि मजबूत हुए? मजबूत तो हमें लगता है नेपाल से भी नहीं हो पाए। नेपाल भी मुझे आंखें दिखा रहा है, जब देखो तब। नेपाल तो कभी हमें आंखें नहीं दिखाता था। दूसरी बात, उन्होंने बोला कृषि की आय दुगनी होने की बात, जब से 2014 से सरकार आई है, मैं आय दुगनी होने की बात सुनता चला रहा हूं, लेकिन कृषि लोगों की, जो वहां किसान है, उनकी आत्महत्याएं बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए, कृषि की दुगनी इनकम कब हुई? आज भी किसान वही परेशान है, उतना ही परेशान है जितना परेशान पहले था, और बल्कि ज्यादा ही परेशान हो गया। अब तो प्राकृतिक आपदा भी उसको परेशान कर रही है लगातार कई वर्षों से। तो मैं तो कहूंगा, और कोरोना की जब तक बात हुई तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जो हम कर सकते वो तो हम कर सकते थे ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो। आज हमारे पास कोरोना की संख्या 48 लाख से भी ज्यादा या 47 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। नहीं, 23 लाख से ज्यादा हो चुकी है। 47,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आप बताइए, इसको हम उपलब्धि मान लें कि जहां 47,000 लोगों की मौत हो जाए जिस देश के अंदर में, और हॉस्पिटल की व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त ना हो, और हम कह दें हमारी उपलब्धि है, तो अच्छा नहीं लगता है। कि उपलब्धि तब होती जब हम कोरोना को कंट्रोल कर लेते हैं। हमारी पॉलिसी ऐसी होती कि हमारे देश में कोरोना का संक्रमण कम से कम हो पाता। उसके लिए तो उसका एक ही उपाय था, जब आपने लॉकडाउन किया था उसी समय अगर आपने लॉकडाउन के पहले ट्रेन और बसेस चला दी होती तो लोग जो दूसरे शहरों से करोड़ों लोग जो मूव किए, और जो लोग जैसे जैसे मूव करते रहे, पैदल मूव करते रहे, क्योंकि ट्रेन और बस तो उन्हें मिली नहीं, पैदल मूव किया उन्होंने। क्या ये सरकार की फेलियर नहीं थे? बेचारे वो जब पैदल जा रहे थे, जिस रास्ते से गुजरे वहीं कोरोना होता हुआ चला गया। तो कोरोना तो फैलाने में हमें लगता है कि सरकार का कहीं ना कहीं, सरकार को तभी कंट्रोल करना चाहिए। तो ये उपलब्धि नहीं है। दूसरी उपलब्धि बेटियों की बताई। बेटियां इस देश में अंदर में 2014 के बाद से नहीं आगे आई है। अंजना जी, आप 2014 के बाद से एंकरिंग नहीं कर रही हैं, आप ही देश की बेटी हैं।
आप कब से कर रही हैं जरा बता दीजिए। इस देश के अंदर में फोर्स में बेटियां क्या आज से 2014 की बात से आई हैं? इस देश में बेटियां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी भी हो चुकी हैं। इस देश में बेटियों ने बहुत यहाँ पे आप बताइए कितनी बेटियां देश की चीफ मिनिस्टर हैं अभी इस देश के अंदर में। इस देश की बेटियों ने तो जब देश हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान के बाद से देश की बेटियों को सम्मान मिलना शुरू हुआ है और देश की बेटियों ने नाम रोशन आज से नहीं किया है। आजाद हिंदुस्तान में आजाद सांस से वो जी रही है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अत्याचार बल्कि महिलाओं पे कम हो। महिलाओं पे अत्याचार कितना कम हो सकता है इसके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते तो ज्यादा अच्छा होता। और अत्याचार तो बढ़ा है। अगर आप स्टेट वाइज ले लीजिए, हर स्टेट में जाइए तो आपको पता चलेगा महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो बेटियां अच्छा लगता है, बेटियां आगे बढ़नी भी चाहिए, लेकिन बेटियां आजाद हिंदुस्तान में बहुत पहले से बढ़ रही है। मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दे दिया। आज 15 अगस्त का दिन है, आप ही एंकरिंग कर रही हो, मैं आपको 10-15 साल से देख रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमेशा उपलब्धि अपने ऊपर लेना अच्छा नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हमारा है। और पहले भी जब हिंदुस्तान ने उन्नति की है 2047 के पहले भी वो भी हमारी उन्नति थी, और 2014 के बाद जो उन्नति कर रहा वो भी हमारी उन्नति है। माने हम हिंदुस्तानी आगे बढ़ रहे हैं। ये आगे बढ़ने की क्षमता हिंदुस्तानी में है। आज से नहीं 1947 से। और देश की आजाद कराने वाले में भी हिंदुस्तानी थे। जो देश की आजादी जिन्होंने कराई थी वो हिंदुस्तानी नहीं थे क्या? उन्होंने देश को आजाद नहीं कराया? उनकी भी तारीफ जम के होनी चाहिए। ठीक है सर, जिन्होंने देश को आजाद कराया। आपकी हर बात का जवाब सुधांशु जी से लेंगे। ये तय है कि आप प्रधानमंत्री के विरोधी हैं, देश के नहीं हैं, और इसीलिए अच्छी से कोई जलेबी वलेबी आप भी खाइए। और जल्दी से एक बार आशुतोष जी से जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास सुधांशु जी आऊंगी। आशुतोष जी, अनुराग भदौरिया जी ने कई कमियों का जिक्र किया, आपकी नजर से समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने जो आज भाषण दिया उन्होंने तमाम मुद्दों का जिक्र किया, अयोध्या से लेकर सरहद हर कुछ था, खुले में शौच से लेकर सैनिटरी पैड तक। देखिए अंजना जी, 1998 से लेकर 2014 तक तो मैंने भी 15 अगस्त की एंकरिंग की है, और मुझे उस बात का अंदाजा है कि देश के प्रधानमंत्री जब ऐसे मौके पर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे फिर वो मनमोहन सिंह हो, या आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हमेशा अपनी सरकार ने क्या किया है और आगे क्या क्या करने की योजना है, सरकार का इंटेंट क्या है, देश को भरोसा दिलाने का काम वो करते रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात मुझे नजर नहीं आती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो वक्तृत्व कला है नरेंद्र मोदी जी की वो अद्भुत है, और उसका कोई सानी मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कई मायनों में वो अटल बिहारी वाजपेयी से भी बेहतर भाषण देते हैं, और जनता से संवाद की जो उनकी कला है वो बहुत अच्छी है, और मैं हमेशा उसका मुरीद रहा हूं। लेकिन आज मैं दो चीजों पर उनसे एक पर तो असहमति पूरी तरीके जताता हूं, दूसरे पर सहमति जताता हूं। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं और विस्तारवाद से बात को शुरू करते हैं, तो वाकई दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे के प्रति वो आगाह करते हैं। उन्होंने, आपको याद होगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया था, और जो लोग इतिहास जानते हैं उनको मालूम है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो सिर्फ जर्मनी, इटली और जापान की विस्तारवादी नीतियों की वजह से हुआ था, और पूरी दुनिया ने तकरीबन 6 साल तक वो विभीषिका देखी, और भगवान न करे दुनिया में कभी उस तरीके का कोई भविष्य देखना पड़े। तो देश के प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य था कि जिस तरीके से चीन पिछले कुछ सालों से वो अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आज चीन से जापान भी त्रस्त है, भारत तो त्रस्त है ही, रसिया भी त्रस्त है, और बाकी के जो आपके इधर पैसिफिक ओशंस के जो बहुत सारे कंट्रीज हैं वो भी उनसे त्रस्त हैं। तो चीन दुनिया के नक्शे पर एक दूसरे जर्मनी की तरफ से उभरने की कोशिश कर रहा है, जो देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन जहां मैं उनसे असहमत इस बात को लेकर हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एलओसी से एलएसी, जिस किसी ने भी आंख उठाई हमारे जवानों ने उसकी भाषा में जवाब दिया। संप्रभुता की रक्षा के लिए एक जोश से भरा संकल्प के साथ और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ा। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, और साथ ही जनरल प्रसाद को भी और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को भी, कि आज की तारीख में भारत के जवानों ने जवाब तो दिया, लेकिन आज भी चीन भारत की जमीन पर बैठा हुआ है, और वो पैंगोंग झील के ऊपर बैठा हुआ है, वो आपके देप्सोंग के इलाके में बैठा हुआ है। और भारत के जो चीन के भारत के जो दूत है विजय मिस्त्री, वो जब विदेश मंत्रालय से उनका संपर्क नहीं हो पाता है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के डिप्टी डायरेक्टर से जाके मिलकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये देश के लिए गौरव की बात है